नई नवेली बहू शिप्रा को आए हुए महीना भर हो चुका था, पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर वो नई नवेली दुल्हन वाली दमक नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था किसी बात से नाराज है। हर पल यही प्रतीत होता रहता। सास सुधा जी ने कई बार पूछने की कोशिश भी की, पर हर बार शिप्रा टाल जाती। सुधा जी भी यह सोचकर रह जाती कि क्या पता, अभी नई नई शादी हुई है, नए घर में मन लगने में भी समय लगता है, इसलिए शायद बहू ज्यादा बोलती नहीं है और चुप चुप सी रहती है। एक दिन अचानक बिना बताए ही शिप्रा को लेने उसका भाई आ गया। अभी नई नई शादी हुई, इस कारण से सुधा जी ने भी मना नहीं किया। बहू के जाने के बाद सुधा जी ने अपने बेटे विवेक से कहा, बेटा, क्या बात है, बहू चुप चुप सी रहती है और चेहरे से भी लगता है जैसे कोई नाराजगी हो हमसे। कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, विवेक ने जवाब दिया। सुधा जी कुछ सोचते हुए बोली, बेटा, शायद मेरी ही कोई गलतफहमी हो, पर फिर भी एक बार मन टटोल कर देखना बहू का। क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो तो उससे बोल दे। ठीक है माँ, जब वह आएगी तब बात करके देख लूंगा। यह कहकर विवेक अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब विवेक घर आया तो देखा सुधा जी उदास बैठी हैं। उन्हें यूं उदास देखकर विवेक ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? विवेक के सवाल पर सुधा जी ने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा और कहा, बेटा, कल संडे है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में से शिफ्ट कर ले, मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे माँ, अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई? और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट करने का बोल रही हो? विवेक सुधा जी के पास बैठता हुआ बोला, बेटा, मैं अकेली तो जीव हूँ, तेरे पापा है नहीं, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूंगी? इसलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ, रहने दो ना, क्या जरूरत है, आराम से रह तो रहे हैं। वैसे भी शिप्रा है नहीं, वो क्या सोचेगी? और लोग शिप्रा के विषय में भी क्या क्या बातें बनाएंगे। आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया। विवेक हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सुधा जी चुप हो गई, पर दूसरे दिन विवेक के पीछे पड़कर उन्होंने कमरा शिफ्ट करवा ही दिए। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो सुधा जी बोली, बेटा, एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफे आए हैं वो भी यही कमरे में रख ले। उनकी बात सुनकर विवेक बोला, माँ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? पड़े रहने दो ना, बाहर ही, मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने में काम आएंगे। अरे, पर हमारे अपने भी तो सोफे हैं ना, वो रख लेंगे हॉल में। अरे माँ, कैसी बात कर रही है, नए सोफे ही हॉल में ज्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं बेटा, बहू के नए सोफे हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। माँ की बात सुनकर विवेक एक पल के लिए चुप हुआ, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा क्या माँ आपको? अचानक से विवेक के सवाल को सुनकर सुधा जी सकपका गई, फिर बोली, नहीं नहीं विवेक बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस तुम उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफे शिप्रा और विवेक के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन विवेक जब घर आया तो शिप्रा आ चुकी थी। विवेक को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि शिप्रा का भी कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अक्सर विवेक नोटिस करता कि शिप्रा और सुधा जी के बीच में अजीब सा तनाव था। दोनों एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद शिप्रा दोबारा मायके गई। उस दिन भी विवेक जब शाम को घर लौटा तो सुधा जी चुपचाप उदास बैठी हुई थी। विवेक ने फिर माँ की उदासी का कारण पूछा
तो सुधा जी ने कहा, बेटा तो पूजा घर मेरे कमरे में ही शिफ्ट करा दे, कम से कम सुबह मैं पूजा करूं तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अरे माँ, आपको किसने कहा कि हमें सुबह डिस्टर्ब होता है? उसकी बात सुनते ही सुधा जी एकदम से हड़बड़ा गई। अरे बेटा, वो किसी ने नहीं कहा, पर वो क्या है ना, मुझे तो समझ आता है कि तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे। बस तू तो पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे। इससे पहले कि विवेक कुछ पूछता, सुधा जी उठकर रसोई घर में विवेक के लिए चाय बनाने चली गई। अब विवेक के मन में भी हलचल सी होने लगी थी कि आखिर कुछ तो बात है। जब भी शिप्रा मायके जाती है तभी माँ ये सब अजीब जिद क्यों करती है? पहले कमरा और अब पूजा घर। जब शिप्रा घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच अजीब सा तनाव महसूस होता है। कुछ तो बात है, पर माँ बता नहीं रही है। वही सोफे पर सुधा जी का फोन पड़ा हुआ था। विवेक ने उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को शिप्रा की मम्मी का फोन आया हुआ था। विवेक को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। उसने दोबारा सुधा जी से पूछा, परंतु वह फिर भी बात को टाल गई। आखिरकार उनकी जिद के कारण विवेक को पूजा घर भी उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरे दिन विवेक जब शाम को घर लौटा तो यह देखकर वह हैरान रह गया कि शिप्रा मायके से वापस आ गई। विवेक को लगा जरूर कुछ बात है, पर जब माँ ही नहीं बताना चाहती तो आखिर विवेक पूछे भी तो किससे? शिप्रा से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, और माँ की इच्छा की। वो क्या करना चाहती है क्या नहीं, इसमें मैं क्या कहूं? इसके आगे विवेक भी कुछ न कह सका। पर अब शक का कीड़ा तो दिमाग में बैठ ही चुका था। आखिर उसका शक यकीन में तब बदल गया जब कुछ दिन बाद शिप्रा वापस मायके गई और इस बार सुधा जी ने विवेक से शिप्रा के दहेज में आया हुआ टीवी शिप्रा के कमरे में लगाने को कहा। इस बार विवेक बिगड़ गया। ये क्या है माँ, आखिर ये क्या लगा रखा है आपने? जब भी शिप्रा मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती है। इसको यहाँ सेट करो, उसको वहां सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में? बताती क्यों नहीं हो आप? विवेक की इस तरह विवेक को इस तरह चिल्लाते देखकर सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए और वह लगभग रोती हुई बोली, बेटा मैं तो बस यह चाहती हूं कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र बची ही कितनी है? मेरे कारण तुम्हारा घर न बसे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। सुधा जी की बात सुनकर विवेक हैरान हो गया। फिर बड़े प्यार से सुधा जी से बोला, माँ सच सच बताओ हो क्या रहा है? रोते रोते सुधा जी ने जो बात कही सुनकर विवेक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर सुधा जी को रोता देखकर विवेक का मन भी रोने को कर रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके बड़े ही प्यार से सुधा जी से पूछा, माँ आखिर बात क्या है? जब तक बताओगी नहीं समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? विवेक को इस तरह बोलता देखकर सुधा जी ने रोते रोते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा पहले तुम मुझसे वादा कर कि तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मैं अकेली कैसे रहूंगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं है। भगवान के लिए मुझे व्रत आश्रम भी मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती हूँ, पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। मैं जानबूझकर कुछ भी नहीं करती हूँ। अरे माँ कैसी कैसी बात कर रही हो आप? जो भी बात है खुलकर बताओ।
और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं बेटा हूं आपका, आपके साथ ही रहूंगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने जाने वाला हूं? ये घर आपका है। जिस दिन आपको ऐसा लगे मुझे घर से निकाल देना। जब सुधा जी को विवेक की बातों पर विश्वास हुआ, तब जाकर सुधा जी ने बोलना शुरू किया। याद है बेटा, तुम्हारी शादी के बाद जब शिप्रा का भाई उसे अचानक लेने आया था और वो मायके गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद शिप्रा की माँ का फोन आया था। तब मुझे पता चला कि शिप्रा ने ही उसे फोन करके बुलाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उनके कमरे में रखकर आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने पास रखकर क्या करेंगी? लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छाओं का तो सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में ये सारा सामान होगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता। इसलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले। कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब शिप्रा दूसरी बार मायके गई, तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है। लेकिन यह भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुई। शिप्रा वहां पहुंची कि थोड़ी देर बाद में ही उसकी मां का फोन आ गया। वह कहने लगी कि शिप्रा को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब होती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फर्ज है। आप तो अभी अभी नई सास बनी है, पर मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया था, तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है। इसलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलईडी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते सुधा जी जोर जोर से रोने लगी। विवेक खूब देर तक तो मां को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब वे चुप नहीं हुई, तो विवेक उठकर रसोई में गया और पानी का गिलास भरकर ले आया और सुधा जी को देकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा मां उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो सुनूं कि कोई कौन सी हद तक जा सकता है। आखिर सुधा जी थोड़ी तसल्ली खाकर बोली, समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़ी हो। मैंने एलईडी मेरी बेटी के दहेज में यह सोच कर दिया था कि मेरी बेटी दामाद एलईडी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वो लोग तो इसका कोई फायदा उठा नहीं रहे पाते हैं। आपने तो एलईडी हॉल में लगवा दी। मेरी बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आपके सत्संग चलते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता कि उनकी भी जिंदगी है। अगर पानी सिर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले या फिर आपको वृद्धाश्रम छोड़ाए।
गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि एलईडी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। इसमें मेरी क्या गलती? अब तो जब भी समधन जी का फोन आता है या शिप्रा मायके जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए बीत गई, कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल जी लूंगी। पर सच कहूं तो मुझे बहुत डर लगता है। कहते कहते सुधा जी के हाथ कांपने लगी थी और जुबान लड़खड़ाने लगी थी। विवेक को अपनी माँ पर तरस और पत्नी शिप्रा और उसकी माँ पर बहुत क्रोध आ रहा था। क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए विवेक सुधा जी को हिम्मत बंधाते हुए बोला, माँ, आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझे सब बातें बोल देनी चाहिए थी ना। बेवजह ही इतना परेशान होती रही आप। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन जी बातें करती थी, मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा भी कि तुझसे पूछ लूं, फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है, तो गलत क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज्यादा ही बोल गई। सुधा जी ने अपनी तरफ से सफाई दी। वो अगर ज्यादा बोलती नहीं तो शायद आप मुझे कुछ बताते भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत होना माँ, अब इसका निर्णय तो मैं बहुत जल्दी करूंगा। विवेक की बात सुनकर सुधा जी घबराती ही बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो। मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। फिर आजकल तो लोग लड़कियों की ही सुनते हैं। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलता। इसमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू को योगदान देना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ लेना जानती है, तो उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह का ये रिश्ता है, इसका टूट जाना ही बेहतर है। क्योंकि जिंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग कहानी लेकर आएगा। विवेक की इन बातों से सुधा जी को काफी हिम्मत मिली। दूसरे दिन जब सुधा जी सुबह को उठे तो देखा विवेक जाग चुका था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद सुधा जी चाय बनाकर ले आई और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। इतने में दरवाजे की डोरबेल बजी। सुधा जी ने ही जाकर दरवाजा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। सुधा जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम, हमें विवेक भैया ने बुला रहे हैं, आप उन्हें बुला दीजिए ताकि हम हमारा काम शुरू कर सके। इतने में खुद विवेक बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में सुधा जी बोले, विवेक बेटा, कौन सा सामान उठाने की बात कर रहा है? मुझे भी बताएगा, आखिर चल क्या रहा है? माँ, बस आप मेरा साथ दो। हर समस्या का समाधान होता है। कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जिस तरह की हरकतें वो लोग कर चुके हैं,
उसे इतना तो समझ में आ गया कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता, तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूं उन लोगों को। लेकिन तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी सुधा जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ, बस एक मिनट, मैं अभी आया, तो कहकर विवेक उन लड़कों को कुछ समझाकर आ गया और आकर सुधा जी से बोला, माँ, आप मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो। थोड़ा सख्त तो आपको भी बनना पड़ेगा, बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ नहीं होगा। फिर विवेक ने अपनी योजना माँ को समझाई। पूरी बात सुनकर सुधा जी बोली, सब ठीक तो होगा ना बेटा, कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर विवेक बोला, अरे माँ, क्यों टेंशन ले रही हो? आर या पार, या तो घर बसेगा या फिर टूटेगा, बस अब आप हिम्मत बनाए रखना। यह कहकर विवेक अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद विवेक अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, बड़े भोले साहब ने आकर दरवाजा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। शिप्रा की दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। वहीं खुद शिप्रा और उसकी माँ भी विवेक को वहां देखकर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, अरे दामाद जी, आज अचानक आप यहाँ, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब क्या देख रहे हो, विवेक जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगवाओ। विवेक ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस पे जाना है। वो तो मैं ये सामान रखवाने आया था। विवेक की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर शिप्रा की माँ ने कहा, दामाद जी, कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर विवेक मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में? सब हैरान हो गए और फटाफट निकलकर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वो सामान रखा था जो शिप्रा के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नजरों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। वहीं शिप्रा कभी अपनी माँ को तो कभी विवेक को देख रही थी। आस पड़ोस के लोगों को वहां खड़ा होकर बातें करते देख शिप्रा की मम्मी बोली, दामाद जी, ये क्या हरकत है? आप भला ये सब सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ ये अब सब लाने से पहले आपने एक बार भी सोचा नहीं कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए, बाहर सब लोग खड़े होकर कैसे बातें कर रहे हैं। शिप्रा के पापा भी बोले, दामाद जी, ये सब क्या है? मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। विवेक हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वो घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। अब माँ ने साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुंचा दो। मेरे घर में इस दहेज की कोई जगह नहीं। आखिर जब से ये दहेज घर आया है, मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में शिप्रा की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है? आपकी माँ को विवेक मुस्कुरा कर बोला, बस यही सासू माँ कि अगर दहेज में आप मकान भी दे देती अपनी बेटी को,
तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत भी हो जाती, उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार यूं मायके आकर नहीं बैठना पड़ता, और ना ही उसे यह शिकायत करनी पड़ती कि उसकी सासू माँ कौन सा सामान कहाँ रखवा रही है। इसलिए अब ये सामान आप अपने अनुसार अपने घर में जमा लो, ताकि आपकी बेटी को शिकायत ना हो और आपको फिक्र ना हो कि इसे कहाँ रखना है। विवेक की बात सुनकर ससुर जी, बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वहीं दोनों बहुओं की नजर भी सासू माँ पर ही टिकी हुई थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल रही थी, वो भी बेटे बहुओं के सामने। इस तरह कभी बेटे बहू के सामने उनकी किरकिरी नहीं हुई। उन्हें समझ में आ गया था कि विवेक को सब पता चल चुका है और इस बार समधन भी थोड़ी सख्त हो गई है। इसलिए इतने में शिप्रा भी बोले, मेरे माता पिता की इज्जत की आपको कोई परवाह नहीं थी, तो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए और घर के बाहर ट्रक खड़ा करवा दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती थी ना। उसकी बात सुनकर विवेक बोला, अच्छा, बैठकर भी बातें होती हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या तो मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से सासू माँ फोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी, यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या आपको वृद्ध आश्रम छोड़ आएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल आया था। अब शिप्रा से भी कुछ कहते न बना, पर अब घर में सबको शिप्रा और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, आखिर है तो बेटी ही। एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता था? उसका घर न टूटे, इसलिए ससुर जी हाथ जोड़कर विवेक से बोले, माफ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, वो भी आप लोगों की रजामंदी से। आज तक जो हुआ सो हो गया, पर आज के बाद ऐसी हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सा मान रख लीजिए। आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर विवेक ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माफ करना पापा जी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते देखा, तब जाकर मैंने ये कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस विवेक के घर भिजवा दिया और खुद शिप्रा और अपनी पत्नी को लेकर विवेक के घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर समधन जी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा इसका उनको आश्वासन भी दिया। साथ ही साथ शिप्रा को भी समझा दिया कि आइंदा घर आए तो इज्जत के साथ आए, अन्यथा अपना कुछ और बंदोबस्त कर ले। दोस्तों, एक बेटी के घर को बसाने और तोड़ने में उसकी माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है। ऐसी माताओं से विनती है कि अपनी बेटियों से प्यार करें, पर ऐसा अंधा प्यार न करे कि जिसका अंधेरा उसके उजाले भरे संसार को अंधकार में डुबो दे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।